साल 2014 में एक बड़ा वादा किया गया था भारत से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का। अब एक दशक बाद भी ये समस्या हमारे समाज की रग रग में बसी हुई है। तो क्या ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम कभी जीत ही नहीं सकते? शायद ऐसा नहीं है। इस विश्लेषण में हम सिंगापुर की एक हैरान कर देने वाली कहानी को देखेंगे। एक ऐसा देश जो कभी भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा हुआ था और आज दुनिया के सबसे साफ सुथरे देशों में से एक है। हम समझेंगे कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे और भारत के लिए इसमें क्या जरूरी सबक छिपे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें असल में कितनी गहरी हैं, क्योंकि किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए पहले उसे सही तरीके से समझना पड़ता है। दशकों से ये सवाल हम सबको परेशान करता आया है। क्या करप्शन एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसे हराना नामुमकिन है? खैर, सिर्फ अपनी राय पर भरोसा करने के बजाय चलिए देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए, दुनिया भर में तो तस्वीर कुछ खास अच्छी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की लिस्ट में 180 देशों में से भारत 96वें नंबर पर है। लेकिन चलिए इन ग्लोबल रैंकिंग्स को एक मिनट के लिए भूल जाते हैं। असली कहानी तो हमारे अपने तजुर्बों में छुपी है। और ये तजुर्बा बहुत कुछ कहता है। एक सर्वे में पता चला कि 40% भारतीयों का मानना है कि सरकारी सेवाओं में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार आम बात है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की हकीकत है। तो सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब एक ऐसी जगह से आता है जिसके बारे में हम शायद सोच भी नहीं सकते, सिंगापुर। लेकिन वो वाला नहीं जो आज हम जानते हैं, एकदम चमचमाता हुआ और मॉडर्न नहीं। इसके लिए हमें समय में पीछे चलना होगा, एक ऐसे सिंगापुर में जो आज के भारत से ज्यादा अलग नहीं था। 1950 के दशक में सिंगापुर एक फेल स्टेट बनने की कगार पर था। भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ था कि वहां रिश्वत का बाकायदा एक रेट कार्ड चलता था, कुछ कुछ हमारे यहाँ के हफ्ता सिस्टम जैसा। सड़कें सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रही थीं और गरीबी ने पूरे देश को जकड़ा हुआ था। जरा सोचकर देखिए, 70% आबादी झुग्गियों में रह रही है। एक आम आदमी साल में सिर्फ $400 कमा रहा है और पूरा देश टूटने की कगार पर है। ये आज के सिंगापुर से मीलों दूर था। और फिर भी इसी नाउमीदी के बीच से एक असाधारण बदलाव की कहानी शुरू हुई। तो आखिर सिंगापुर ने ये नामुमकिन काम मुमकिन कैसे कर दिखाया? इसका क्रेडिट जाता है उनके दूरदर्शी प्रधानमंत्री ली कुआन यू को। उन्होंने एक 4 सूत्री ब्लूप्रिंट लागू किया जिसने उस देश की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। चलिए एक एक करके इन रणनीतियों को समझते हैं। पहले कुंजी आती है सिग्नलिंग के कॉन्सेप्ट से। इसे ऐसे समझिए, बातें करना तो बहुत आसान है, ईमानदारी का दावा कोई भी कर सकता है, लेकिन असली भरोसा बनाने के लिए आपको एक ऐसा सिग्नल देना होता है जिसकी नकल करना मुश्किल हो। एक ऐसा काम जो बातों से कहीं ज्यादा मजबूत हो। जैसे भारत में अक्सर राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन लंबे चौड़े काफिलों और आलीशान बंगलों से होता है। ली कुआन यू ने ठीक इसका उल्टा रास्ता चुना। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने शानदार सरकारी आवास में रहने से साफ मना कर दिया। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसका सिग्नल बहुत शक्तिशाली था। आज भी वो बंगला खाली खड़ा है, उनकी विरासत और सिंगापुर की भ्रष्टाचार से लड़ने की प्रतिबद्धता का एक जीता जागता प्रतीक। दूसरी रणनीति एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली आइडिया पर आधारित है, जिसे डिटोरेंस थ्योरी कहते हैं। मतलब, किसी को अपराध करने से क्या चीज ज्यादा रोकती है, सख्त सजा का डर या पकड़े जाने का पक्का यकीन? ये थ्योरी कहती है पकड़े जाने का यकीन। और यहीं पर भारत और सिंगापुर के सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। भारत में सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को किसी सरकारी अफसर की जांच के लिए पहले सरकार से ही इजाजत लेनी पड़ती है, जो उन्हें एक तरह से लाचार बना देता है। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर का करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी CPIB सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, और अगर उन्हें लगे कि प्रधानमंत्री ही रुकावट डाल रहे हैं तो वो सीधे राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। उनके पास सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करने की पूरी ताकत है। और नतीजे वो तो हैरान कर देने वाले हैं। एक तरफ भारत, जहां ईडी के 99% से ज्यादा केस सालों साल चलते रहते हैं और सजा मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ सिंगापुर, जहां CPIB का कन्विक्शन रेट 99% है और केस आमतौर पर साल भर में निपट जाते हैं। जब पकड़े जाने और सजा मिलने का यकीन लगभग 100% हो तो भ्रष्टाचार करने का रिस्क कौन लेगा? ली कुआन यू की तीसरी रणनीति एक बड़ी मजबूत सोच से निकली थी। उनका मानना था कि देश चलाना दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी को चलाने से कहीं ज्यादा मुश्किल और जिम्मेदारी वाला काम है।
और इसी फिलॉसफी को उन्होंने अपने इस मशहूर बयान में समेट दिया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बड़ा सीधा सा लेकिन क्रांतिकारी फॉर्मूला बनाया। वो प्राइवेट सेक्टर के टॉप 1000 कमाने वालों को लेते हैं, उनकी औसत कमाई निकालते हैं और फिर उस पर 40% की पब्लिक सर्विस डिस्काउंट लगा देते हैं। नतीजा, सिंगापुर में एक शुरुआती मंत्री की सैलरी लगभग $1.1 मिलियन यानी करीब 7 करोड़ रुपए सालाना होती है। अब इसकी तुलना भारतीय राजनीति की हकीकत से कीजिए। यहाँ एक चुनाव लड़ने का अनौपचारिक खर्च 10 से 50 करोड़ रुपए तक आता है और 5 साल की आधिकारिक सैलरी महज 1.2 करोड़ रुपए। ये हिसाब बैठता ही नहीं है और यही एक ऐसा सिस्टम बनाता है जहां नेताओं को अपना इन्वेस्टमेंट वसूलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और यहीं से निकलती है चौथी और आखिरी रणनीति। सिंगापुर के नेताओं ने एक बुनियादी सच को पहचान लिया था। अगर चुनाव लड़ना ही इतना महंगा होगा तो नेता उस पैसे को वापस निकालने के लिए गलत रास्ते अपनाएंगे ही। इसलिए उन्होंने समस्या पर नहीं बल्कि समस्या की जड़ पर वार करने का फैसला किया, चुनावी खर्च। सिंगापुर में नियम एकदम सख्त हैं। एक उम्मीदवार हर वोटर पर सिर्फ $4 से $5 ही खर्च कर सकता है। एक पैसे का हिसाब रखा जाता है। और भारत में यहाँ आदर्श आचार संहिता के बावजूद चुनाव और बेहिसाब पैसा एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। तो जब हम इन चारों रणनीतियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो गवर्नेंस यानी शासन के 3 ऐसे बुनियादी नियम सामने आते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये हैं वो 3 बड़े सबक। पहला, अगर बेहतरीन टैलेंट चाहिए तो उन्हें वैसी सैलरी भी देनी होगी। दूसरा, सख्त सजा से ज्यादा असरदार है पकड़े जाने का पक्का यकीन। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, एक बेईमान और खर्चीली चुनावी प्रक्रिया से कभी भी एक ईमानदार सरकार नहीं बन सकती। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे, भाई सिंगापुर एक छोटा सा देश है, भारत बहुत बड़ा और फिकताप है, ये मॉडल यहाँ काम नहीं कर सकता। और ये बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन मुद्दा मॉडल को आंख बंद करके कॉपी करने का है ही नहीं। मुद्दा है उसके पीछे के सिद्धांतों को समझने का। चीन के डेंग शाओपिंग ने बिल्कुल यही किया था। उन्होंने सिंगापुर से सीखा, उन सिद्धांतों को चीन के हिसाब से ढाला और एक आर्थिक चमत्कार कर दिखाया। बात नीतियों की नकल करने की नहीं है, बात सिद्धांतों को लागू करने की है। तो आखिर में सिंगापुर की कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो भारत के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्या हम सच में एक ऐसी चुनावी प्रक्रिया से एक ईमानदार सरकार की उम्मीद कर सकते हैं जिसकी अपनी ही बुनियाद बेईमानी और बेहिसाब पैसे पर टिकी हो? सोचने वाली बात है।